हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्रिया शारीर फर्स्ट पेपर 2023 का भी कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले मैंने आपको लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। उसके पहले हमने एमसीक्यू भी कर लिया है। आज ही क्लास में हम दीर्घ प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पित्त दोष, देहस प्रकृति और एक रेस्पिरेशन वाला है और एक थायराइड हार्मोन वाला है। तो इसको भी हम 2 पार्ट में कवर करें क्योंकि पेपर लेंदी होता है, आपको लिखना ज़्यादा है, इसलिए इसको मैं आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो पहली अभी हमें 2 क्वेश्चन आज की क्लास में कवर करेंगे, उसके बाद हम 2 नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का है। आपको क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ और आपको ऐसे ही लिखना है। मॉडर्न वाले जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको डायग्राम बनाकर लिखना है। आयुर्वेदा में भी अगर जहाँ पर बन सकते वहां पर बनाकर लिखना है। तो डायग्रामेटिक तरीके से फ्लो चार्ट में अगर आप उस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पित्त दोष के स्थान, कर्म, भेद का वर्णन करते हुए अग्नि एवं पित्त में भेद अभेद लिखे। तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां पर पूरा डिवाइडेड है। स्थान में आपको कितना 2 नंबर मिल गया, कर्म में 2 नंबर मिल गया, भेद में 2 नंबर मिल गया, मतलब 6 नंबर आपका यहां मिल गया। और अग्नि और पित्त में भेद मतलब 4। या फिर आपको ऐसा और डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर भेद में 3 ले लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, तो आपको हर एक पॉइंट के हिसाब से ही लिखना है, किसी को कम या ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं पित्त दोष के स्थान। तो अब पित्त दोष क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है, तो आपको ये लिखना जरूरी रहेगा। तो शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ, और हम पढ़ने वाले हैं पित्त दोष। तो पित्त दोष के स्थान, तो इसी पेपर का मैंने आपको लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ाया था, वहां पर हमने कफ के स्थान, भेद, कर्म पढ़ा था। तो एक ही पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, एक बार कफ का दे दिया, अब एक बार पित्त का दे दिया। तो वहां पर मैंने आपको श्लोक याद कराया था, उर्हा शिरो ग्रीवा पर्वण्य अमाशयो मेदश श्लेष्मणा स्थानानि तत्रापि उरो विशेषण श्लेष्मणा स्थानम। कफ का हो गया था, अब हम पित्त का श्लोक याद करेंगे। आपका होमवर्क है, आपको याद करना ही है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, पित्त क्या होता है, लिक्विड होता है। और पित्त का मल क्या होता है, रक्त का मल क्या होता है, पित्त होता है। और पित्त अगर हम देखें तो स्वेद में है ना, जितना पित्त होगा उतना पसीना उसको आएगा। तो पित्त में हम स्वेद को इंक्लूड कर लेते हैं, तो स्वेद में रहता है जितने भी लिक्विड हैं, क्योंकि पित्त के गुण में द्रव आता है। तो यहाँ पे सारी चीजें द्रव द्रव आने वाली हैं। तो स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशयश्च पित्त स्थानानि तत्रापि आमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। आज के आज आपको याद हो जाएगा। तो हमने कहां से शुरू किया, स्वेद से शुरू किया। स्वेद कैसा होता है, पतला होता है। रस भी कैसा होता है, बिल्कुल पतला होता है। तो एक स्वेद हो गया, एक रस हो गया। फिर लसिका किसमें से निकलता है, रक्त में से निकलता है। तो स्वेदो रसो लसिका के किसमें से निकल रहा है, रक्त में। तो लसिका रक्त, और ये सारी चीजें कहाँ आ गई, आमाशय में आ गई। एक कोड बन गया, स्वेदो रसो लसिका रुधिरम आमाशयश्च पित्त स्थानानि तत्रापि आमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। तो याद भी हो गया। तो हमारा टारगेट क्या है, आपको साथ में पढ़ाना, समझाना, श्लोक याद कराना और प्री पीजी की प्रिपरेशन कराना। इन सारी चीजों को हम साथ में लेके चलेंगे। श्लोक आपको याद हो गया होगा, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। ठीक है, चलिए अब विभिन्न आचार्यों के मतानुसार ये कफ नहीं है, पित्त है ना, क्योंकि ऊपर वाला ही कॉपी कर दिया था। वो कफ के स्थान में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आचार्य चरक ने क्या बोला, उरहा प्रदेश, बाघभट्ट ने सुतराम उरहा, सुश्रुत का क्या था, श्री एक पाव पक्वामाशय मध्य पढ़ा था, है ना, पित्त में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आमाशय, पक्वामाशय मध्य, और ये क्या हो जाएगा, नाभि हो जाएगा। वो पूरा वहां पे कोड है, आपको वो पूरा याद कर लेना है। ठीक है, पित्त दोष के कर्म वाला श्लोक याद करेंगे। वहां पर हमने क्या याद किया था, स्नेहो बंधा स्थिरत्वम चा गौरवम प्रस्ताबलम क्षमा धृतिर अलोभश्च कफ कर्मा अविकारजम। अब पित्त का याद कर लेना, ये तो हमेशा काम आना ही आना है। ठीक है,
तो पित्त में दर्शनम, आलोचक पित्त होता है जो कि हमारे आंखों में रहता है, जो हमारे देखने का काम करवाता है, तो दर्शनम। पक्ति, पाचक पित्त क्या होता है, पचाने का काम करता है, तो दर्शनम पक्ति। और ऊष्मा, है ना, क्या करता है, ऊष्मा भी देता है, तो दर्शनम पक्ति ऊष्मा। चा क्षुधा, भूख प्यास याद कर लेना, क्षुधा तृष्णा, जितना पचेगा खाना उतना भूख लगेगी, जितना भूख लगेगी उतना प्यास भी लगेगी, तो क्षुधा तृष्णा देह मार्दवम। तो दर्शनम भक्ति रुष्मा चा क्षुधा तृष्णा देहम मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्मा अविकारजम। और यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बनता है प्री पीजी में भी, प्रभा प्रसाद मेधा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। हमको क्या लगता है मेधा कफ में होगा, कफ में नहीं है, कहाँ पर है, पित्त में है। ठीक है, तो श्लोक याद करेंगे तो बाद में प्री पीजी में आपको आसानी होगी, आप आराम से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा। पित्त के भेद देखते हैं, बहुत पूछा जाता है प्री पीजी में। पाचक पित्त का स्थान क्या होता है, पक्वाशय अमाशय के मध्य। अभी हमने पढ़ाया सुश्रुत का और बाघ भट्ट ने बोला है, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचक पित्त का स्थान अग्नाशय किस आचार्य ने बताया है, उसका प्रमाण कितना होता है। क्योंकि यहां पर आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आने वाले हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते और ये आया भी है। तो प्री पीजी में वही आ रहा है, आपके खुद के बीएमएस के पेपर में भी यह आ रहा है, तो आपको इस तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और पढ़ाया भी जाता है। तो अग्नाशय शारंगधर जी ने पाचक पित्त का स्थान बोला, और प्रमाण कितना होता है इसका, तिल प्रमाण होता है। तिल प्रमाण में क्या करता है पाचक पित्त, तो चारों प्रकार के अन्न को पचाने का काम करता है। चतुर्विधम अन्नम पचती विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरीषाणी। श्लोक याद ना हो तो हिंदी में लिख सकते हो। ये पाचन करता है, दोष रस मूत्र पुरीष का पृथक्करण करता है, और शेष पित्तों को अपने स्थान पर बल देता है। मतलब ये पित्तों का मुखिया हुआ। कौन आचार्य ने बोला है, ये सुश्रुत जी ने बोला है। शेष पित्तों को स्वस्थान पर बल देने का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों आचार्य का है, वैसे सुश्रुत का भी है, बाघ भट्ट का भी है। कफ के संदर्भ में दोनों आचार्यों का मत चेंज है। पित्त में तो उन्होंने दोनों ने यही बोला, पाचक पित्त जो है मुख्य पित्त होता है। ठीक है, रंजक क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन प्री पीजी में पूछा है, बीएमएस में पूछा है कि इसका स्थान क्या होता है, यकृत प्लीहा सुश्रुत ने, सारंगधर ने प्लीहा हटा दी। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक, बहुत बार पूछा गया है, आमाशय आशयम पित्तम रंजकम रस रंजनात्, आपके इसी पेपर में पूछा गया है एमसीक्यू में। तो आचार्य बाघ भट्ट ने रंजक पित्त का स्थान आमाशय बताया, बाकी और आचार्य ने, किसी ने यकृत बता दिया, किसी ने यकृत प्लीहा बता दिया। और क्या करता है ये रंजक पित्त, रस धातु का रंजन करता है और उसको रक्त में परिवर्तित करता है। साधक पित्त कहाँ रहता है, कोड बना लो, साधुओं का हृदय, साधु का हृदय। तो साधु से साधक पित्त कहाँ रहता है, हृदय में रहता है। और क्या करता है, हृदय में है तो बुद्धि का स्थान वहीं पर है, मेधा का स्थान, चित्त का स्थान, सबका स्थान है ना। तो बुद्धि, मेधा, अभिमान, उत्साह, प्रसन्नता आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आलोचक पित्त कहाँ होता है, लोचन, आलोचक मतलब लोचन, लोचन किसको बोलते हैं, नेत्र को बोलते हैं। और क्या काम करता है, दर्शन का काम करता है। भ्राजक कहाँ होता है, त्वचा में होता है। जितना भी हम अभ्यंग परिषेक या जो भी क्रीम वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीजों का अवशोषण कौन कराता है, भ्राजक पित्त ही कराता है। क्लियर हो गया। चलिए अग्नि और पित्त में भेद अभेद देखते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 21 नंबर के चैप्टर में क्या बताया है, ना खलु पित्त व्यतिरेकाद अन्योर अग्नि उपलब्धते। पित्त के अलावा शरीर में और कोई सी अग्नि नहीं है, मतलब अग्नि जो है वही पित्त है। तो 5 प्रकार के पित्त मतलब 5 प्रकार की अग्नि होती है, ऐसा सुश्रुत जी ने बोला है। चरक के अकॉर्डिंग अग्नि अलग प्रकार की होती है, वो 13 प्रकार की अग्नियां हैं, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या करता है, पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई शारीरिक अग्नि प्रतीत नहीं होती। मतलब हम पित्त और अग्नि में भेद बता रहे हैं कि सही में डिफरेंट है कि सेम है। तो पित्त के अतिरिक्त कोई अग्नि नहीं होती, क्योंकि आग्नेय भाव के कारण पित्त के दाह पाक आदि कार्यों में वृद्धि होने पर अग्नि के समान ही उपचार किया जाता है। जैसे पित्त के दाह, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे।
हेलो, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो पित्त के दाह पाक आदि कार्यों में वृद्धि होने पर अग्नि के समान ही उपचार किया जाता है। जैसे हमको अगर यहाँ पे दाह पाक आदि काम बढ़ गए हैं तो हमको अग्नि को शांत करने के कैसे उपाय करना पड़ता है, शीतल, तो यहाँ पर ही वही किया जाता है। अतएव पित्त अंतराग्नि और अग्नि सेम है। अग्नि गुणतुल्य पित्त के क्षीण होने पर, जैसे पित्तज भाव क्षीण हो गए हैं, शरीर में ऊष्मा की कमी हो गई है, तो हमको अग्नि के जैसे बढ़ाने वाले उपाय करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यही होता है शास्त्रों के आधार पर कि पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई अग्नि नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय का देहज प्रकृति की उत्पत्ति, भेद, महत्व एवं प्रभावित करने वाले कार्यों का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको 10 नंबर डिवाइड कर लेना है। किसी में 2 नंबर मिलेगा, एक आध में आपको 3 नंबर मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देहज प्रकृति की उत्पत्ति क्या होती है कि श्लोक लिख देंगे, उसका हिंदी लिख देंगे, 2-3 नंबर आपके पूरे पक्के हो गए। ठीक है, तो उत्पत्ति क्या होती है, शुक्र शोणितम संयोगे ये भवे दोषा उत्कटा प्रकृति जायते तेन तस्यामे लक्षणम। शुणु ये किसका है, सुश्रुत का है। ठीक है, सुश्रुत का शारीर स्थान 4 का है। नहीं, ये सुश्रुत का नहीं है, ये चरक का है शायद, क्योंकि सुश्रुत का तो है शुक्र शोणितम गर्भाशय स्थमातम प्रकृति विकार समूचतम गर्भ इति उच्यते तेजमैन पचती आपा क्लेदयंती पृथ्वी संहति आकाशा विवर्धयति, ऐसे करके श्लोक। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ फिर आपको कंफर्म करती हूँ। ना एक बार आप चेक कर लीजिएगा, है ना, मुझे खुद कंफर्म नहीं हो रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। शुक्र शोणितम संयोग होगा, सुश्रुत का ही होगा, है ना, अगर मैंने लिखा है तो देखकर ही लिखा होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो गर्भस्थ शिशु में देह पिता के शुक्राणु और माता के शोणित के संयोग से बनती है। जो प्रकृति बनती है उसी टाइम बन जाती है, शुक्र शोणित का जब संयोग होता है। संयोग के समय शुक्राणु डिंब में जो दोष प्रबल होते हैं उन्हीं के अनुसार शिशु की गर्भ में प्रकृति बनती है और यह प्रकृति आजन्म बनी रहती है। देहज प्रकृति के भेद कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वातज, पित्तज, कफज। अब यहाँ पर सबसे हीन कौन सा होता है, वात प्रकृति वाला, और उत्तम कौन सा होता है, कफज वाला। बाकी जो द्वंद्वज प्रकृतियां होती वो निंदनीय होती हैं, और श्रेष्ठ प्रकृति कौन सी होती है, त्रिदोष सम प्रकृति। 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है प्री पीजी में। उत्तम प्रकृति कौन है, श्रेष्ठ क्या, श्रेष्ठ मतलब एकदम एक्सीलेंट, उत्तम थोड़ी सी उससे कम, है ना, तो त्रिदोष श्रेष्ठ है, और बाकी बेटर है कौन सी, कफ। शारंगधर के अनुसार दोषज प्रकृति के लक्षण, तो आपको ये श्लोका याद करना है। शारंगधर के क्या याद करना है, वातज प्रकृति के लक्षण में क्या है, अल्प केशा कृशो रूक्षो वाचालश्चल मानसा आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति को न रहा। आराम से याद होगा, कैसे, अल्प केशा जिसके बाल कम हैं तो वात वाला, दुबला पतला है तो वात वाला, रुक्ष है तो वात वाला। अल्प केशा कृशो रूक्षो वाचालस चल मानसा आकाशचारी स्वप्नेशु वात प्रकृति नो। आकाश में सपने में क्या देखता, मैं आकाश में घूम रहा हूं। ठीक है, अब पित्त में क्या होगा, अकाल पलितिर व्याप्तो धीमान स्वेदीचा रोशना। अकाल में बलि पलित हो जाता है बालों का, पित्त ही तो पकाने का काम करता है, तो बलि पलित है। धीमान पसीना जिसको आता है, ठीक है, और सपने में देखता है कि आकाश में चांद देख, तारे देखता है, तो पित्त चमकने का काम भी तो कर रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही कफ का याद करना है, गंभीर बुद्धि स्थूलांग स्निग्ध केशो महाबला स्वप्ने जलाशय आलोकी श्लेष्म प्रकृति को न रहा। तो ये अगर आप इतना लिख देंगे आपको पूरा 10 में से 10 नंबर इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। देहज प्रकृति का महत्व क्या होता है,
तो रोगियों की परीक्षा प्रकृति के अनुसार करने का आदेश चरक जी ने किया है। उन्होंने ये बताया है कि आपको प्रकृति का परीक्षण करने के बाद ही आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के अनुसार अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमको चिकित्सा में सफलता मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जैसे समझाया उन्होंने कि पित्त प्रकृति का मनुष्य यदि वात रोग से पीड़ित हो गया है तो वात नाशक उष्ण द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पित्त प्रधान गुणयुक्त द्रव्य वात को शांत करते हुए शीघ्र ही पित्त को कुपित कर देगा। अब पित्त प्रधान व्यक्ति है, वातज रोग हो गया है, आपने वात शांत करने के लिए उष्ण चीजें दे दी तो उसका पित्त और प्रकोपित हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऐसे द्रव्यों को यूज करना है जो वात को शमन करने के साथ साथ पित्त को भी शमन करे। तो हम यहाँ पर वातनाशक स्नेह युक्त गुरु द्रव्यों का ही प्रयोग करेंगे, जिससे वायु शांत हो जाए और पित्त का भी विरोध ना हो। तो आप ये एग्जाम्पल वहां पर लिखना है। अब प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति के भावों में वृद्धि, ह्रास, अन्य भावों में परिवर्तन नहीं होता। जो प्रकृति है वो शाश्वत है, जन्म से आपकी प्रकृति जैसी बन जाती है, शुक्र शोणित के संयोग के समय वो दोबारा कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो स्वाभाविक प्रकृति में आजन्म में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। इसमें प्रकृति में इस प्रकार का परिवर्तन अरिष्ट का लक्षण है। अगर प्रकृति में कोई परिवर्तन हो रहा है मतलब आपको अरिष्ट हो गया है, शीघ्र ही मृत्यु होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको 2 मॉडर्न के और पढ़ा के क्रियाशारी 2023 का पेपर हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, BAMS आयुर्वेद प्रोजनम ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर, वहां पे आपको ये सारी PDF वीडियोस वगैरह अवेलेबल होंगे। थैंक यू।